मोहित, आपका बहुत बहुत स्वागत है एजू सीकर चैनल पे। और थैंक यू सर। आप मुझे बता रहे थे आपने जेआरएफ जो क्लियर किया है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में किया जी है, राइट? जी जी। तो यहाँ से ना एक होता है कि कुछ लोग ये सोचेंगे कि जेआरएफ फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लिया, हम इतनी अटेम्प्ट से लगे होंगे, तुक्का लग गया होगा, लाइक बिगिनर्स लक होगा। इन्होंने हम्म, शुरू किया तो जी क्वेश्चन ऐसे आगे होंगे जो इन्होंने पढ़ा है, ठीक है? तो इसके जवाब में आप क्या देना चाहते हो आंसर, कि ये बिगनर लगता है या आपने मेहनत की थी और आपकी स्ट्रेटेजी बहुत सही थी और सही तरीके से स्टीक आपने तीर मारा और लगा आपका, ठीक है? तो क्या जवाब दोगे इसके बदले? जी सर, बिगनर्स लक की बात करें तो कह सकते हैं, लेकिन मैं तो बिलीव नहीं करता लक में, क्योंकि मैंने हार्ड वर्क किया था सर। इसका क्योंकि मेरा यूपीएससी में ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस था, तो उसकी लगभग मेरी प्रिपरेशन अच्छे से थी। बाकी जो जिस तरीके से नेट में जो क्वेश्चंस कंसेप्ट्स और फैक्चुअल पूछते हैं, तो उसकी मैंने प्रिपरेशन की थी। तो लक या फिर ब्लेसिंग, कुछ भी बोल लीजिए, उसकी वजह से मैंने क्लियर किया। ठीक है, तो हम सारी चीज़ें एक एक करके जानते हैं आपसे। शुरुआत करते हैं आपकी जी एजुकेशनल बैकग्राउंड से। सर, मेरा ग्रेजुएशन में मैंने बीकॉम किया है फ्रॉम देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से। एंड फिर मैं दिल्ली गया, वाजी राम एंड रवि में यूपीएससी की प्रिपरेशन की। और उसके बाद पहले मेरा ऑप्शनल उसमें इकोनॉमिक्स था, उसकी मैंने कोचिंग ली थी। फिर मैंने चेंज किया, मैंने पॉलिटिकल साइंस लिया। उसके बाद मेरा इंटरेस्ट बढ़ने लगा पॉलिटिकल साइंस में। फिर मैंने उसमें मास्टर्स करने का डिसाइड किया। तो फिर उसके बाद मैंने जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से अपना मास्टर्स कंप्लीट किया लास्ट ईयर। और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था नेट जेआरएफ में। उसमें मैंने अपना जेआरएफ क्लियर किया। तो अभी करंटली क्या कर रहे हो, लाइक यूपीएससी की प्रेपरेशन कर रहे हो, सर अभी जी, राइट? यूपीएससी में प्रिपरेट कर रहा हूँ। ओके, तो आगे यूपीएससी अब जेआरएफ क्लियर है तो क्या प्लान रहेंगे? पीएचडी में एनरोल कराने का प्लान रहेगा? जेआरएफ क्लियर है सर। ये सर, पीएचडी का तो अभी मैं नहीं करूँगा, क्योंकि यूपीएससी फिर अभी रिसेंटली बोल रहे हैं कि एमपीपीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होने वाला है अपना दिसंबर या जनवरी में। तो मैंने डिसाइड किया है पहले उसको मैं दूंगा। उसमें अगर क्लियर हो जाता है तो फिर मैं यूपीएससी या फिर पीएचडी वो डिसाइड करूंगा। अभी तो ये दो प्लान है मेरा। जी। तो जी अब हम ना जानते हैं कि आपने पढ़ाई कैसे की, लाइक स्टडी मटेरियल क्या थे, क्या क्या रिसोर्सेज थे, जी तो उसके बारे में आप बता सकते हो? सर, स्टडी मटेरियल की बात करूं तो जैसे मैंने बताया कि मैंने यूपीएससी में ऑप्शनल मेरा पॉलिटिकल साइंस था, तो उसमें मैंने ऑनलाइन शुभ्रा रंजन मैम के जो नोट्स आते हैं वो मैंने ऑनलाइन परचेज किए थे। उसको फिर मैंने सेल्फ स्टडी की थी उसमें। तो उस हिसाब से हम देखें तो 90% लेवल जो नेट का है वो उससे मेरा मैंने देखा कि कवर हो रहा था। तो मैं अगर यूनिट वाइज बात करूं तो अ, हम देखें अगर, जो फर्स्ट यूनिट है हमारी, ये कंसेप्ट जो है और लिबरलिज्म है, पॉलिटिकल ट्रेडिशंस वगैरह हैं ये। और सेकंड यूनिट पॉलिटिकल थॉट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, ये मैंने ये नोट से कवर किए थे। उसके बाद इंडियन पॉलिटिकल थॉट की अगर हम बात करते हैं तो मेजरली जो बाकी थिंकर्स हैं, वो जो आपने जो वीडियो बनाई है अपना इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स पे, उससे मैंने कवर किया है, उस पर मैंने नोट्स बनाए थे। तो थर्ड यूनिट में बोलना चाहूँगा कि आपकी वीडियोस से और अपने ऑप्शनल के नोट से कवर किया। फिर अगेन फोर्थ यूनिट कंपेरेटिव पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन, फिफ्थ यूनिट मैंने नोट से कवर किया था। और इसमें फिफ्थ यूनिट में जो कंसेप्ट हैं जैसे यूनाइटेड नेशंस हैं, डब्ल्यूटीओ, बाकी जो बॉडीज़ हैं, सार्क वगैरह हैं, ये हम अगर मंथली मैगजीन पढ़ते हैं, किसी भी करंट अफेयर, विजन वगैरह, विजन आईएएस है, दृष्टि आईएएस है, तो उससे कवर हो जाता है। उससे मैंने वहाँ पे जो सेकेंड हाफ है फिफ्थ यूनिट का वो कवर किया था। इंडियन फॉरेन पॉलिसी में भी नोट्स से कवर हो रहा था, लेकिन जिस तरीके से नेट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपका एक इंडियन फॉरेन पॉलिसी का कंपाइलेशन है जो पेड है, पेड नोट्स हैं, वो मैंने आपके साइट से परचेज किए थे। तो वो बहुत अच्छा कंपाइलेशन है, अभी अपडेटेड भी है आपका, तो वहाँ से मैंने उसकी प्रैक्टिस की थी। यूनिट 6 में विजन आईएएस का जो मंथली मैगजीन आता है, और बाकी जो यूपीएससी कोचिंग्स के मंथली मैगजीन आते हैं, वहाँ से भी हम कवर कर सकते हैं, वहाँ से करंट अफेयर का भी कवर हो जाता है। अगेन सेवेंथ यूनिट की बात करें तो जो लक्ष्मीकांत है, पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, वहाँ से ये बहुत अच्छे से ये वाली यूनिट कवर हो जाती है। तो लक्ष्मीकांत से मैंने सेवेंथ यूनिट कवर किया था। एट्थ जो यूनिट है अपना पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, ये इस यूनिट में मुझे थोड़ी डिफिकल्टी हुई थी, क्योंकि ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो जिसके एक फिक्स कोर्स मुझे अभी तक नहीं मिले थे।
तो ये नोट्स में भी बहुत सारे मेरे टॉपिक्स थे, जैसे कि ट्राइबल मूवमेंट, रिलीजियस मूवमेंट, डेवलपमेंट, ये सारी जो डिबेट्स होती हैं वहाँ से किया था। और इसके बाद आपकी जो वीडियोस थी जैसे रजनी कोठारी, मायरन वीरर वगैरह, इन सब पे नेट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनकी बुक्स वगैरह, तो वहाँ से मैंने कवर किया था ये 8th यूनिट भी। और अगर आप करंट अफेयर्स भी पढ़ते रहते हैं, द हिंदू वगैरह जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं, इंडियन एक्सप्रेस वगैरह, तो वहाँ से भी ये सारी चीज़ें लगभग कवर हो सकती हैं। 9th यूनिट अगर हम बात करें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तो इसके लिए अगेन मैंने लक्ष्मीकांत की बुक आई थी, वो वहाँ से मैंने कवर किया था। फर्स्ट 5 या 4 चैप्टर्स आप पढ़ सकते हैं, उससे मैं से कवर किया था। और 10th यूनिट अगेन ये करंट अफेयर्स और आरटीआई, लोकपाल वगैरह जैसे ये टॉपिक्स हैं, ये हमारी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की लक्ष्मीकांत में भी दिए हैं। और कुछ इंडियन पॉलिटी जो लक्ष्मीकांत है, बजट वगैरह, अकाउंटेबिलिटी वगैरह वगैरह, ये वहाँ से हम पढ़ सकते हैं। वहाँ से 10th यूनिट मैंने लगभग इतना कवर किया था इन बुक्स। अब क्या आप ये बता सकते हो, इतने सारे नोट्स थे, इतने सारे यूनिट थे, तो कैसे आपने जी ऑर्गेनाइज किया, शेड्यूल कैसे किया, लाइक कैसे मैनेज किया अपने टाइम को? सर, टाइम की बात करें तो टाइम तो मेरे पास कम था, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स भी मई में था। तो उसके साथ साथ मैं नेट की प्रिपरेशन करते जा रहा था। तो जैसा मैंने बताया कि पॉलिटिकल साइंस का तो मेरा रिवीजन था, बैकअप था अच्छे से। लेकिन मैंने इसके लिए एक यूनिट वाइज अपना टाइम टेबल बनाया कि जो यूनिट मुझे लगता है मेरी वीक है, जैसे हम बात करें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की जो यूनिट थी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की यूनिट थी, तो पहले मैंने उन्हें कवर किया टाइम के अकॉर्डिंग। उनके क्वेश्चंस मैंने पहले लगाए, उसके बाद मैं कंफर्टेबल हुआ। तो यूनिट वाइज अगर हम कवर करते हैं किसी भी चीज़ को, तो वो जल्दी कवर हो सकता है। अपनी वीक पॉइंट को पहले अब स्टॉक किया मैंने, उसके बाद जो मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे जैसे कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, लक्ष्मीकांत वगैरह है, तो वो मेरे लिए इजी हो गया था, मैं यूनिट वाइज कवर करता था उसके लिए। तो यूपीएससी के साथ इसको कैसे मैनेज कर रहे थे, लाइक उसकी पढ़ाई फिर आप छोड़ देते थे कुछ टाइम के लिए जब नेट का एग्ज़ाम पास आता था? हाँ सर, यूपीएससी का ये था, मैं ऑलरेडी थोड़े 2-3 अटेम्प्ट मेरे हो गए थे, तो यूपीएससी का जो था मेरा, मैंने उस पर फोकस थोड़ा कम कर दिया था, क्योंकि इस बार मुझे नेट निकालना था। लेकिन साथ साथ मैं जो जितना भी जैसे 9-10 घंटे पढ़ता था, तो मैं 4-5 घंटे पहले नेट को डेडिकेटली देता था, अपना फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, और बाकी का जो टाइम बचता था मैं यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी करता था। उस हिसाब से मैंने ये थोड़ा टाइम मैनेज, डिफिकल्ट था लेकिन थोड़ा मैनेज करने की कोशिश की, तो ये काम आ गया मेरे। आप ये बता सकते हो कि पेपर वन के क्या क्या सोर्सेज थे, पेपर वन के लिए भी आपने पढ़ा होगा? पेपर वन का जैसे हम देखते हैं सर, कुछ टॉपिक्स ये हैं कि जो यूपीएससी सी सेट में जो टॉपिक्स हैं, जैसे मैथ्स, रीजनिंग है, और अपना फर्स्ट पेपर जीएस में एनवायरनमेंट जो आता है उसका, तो वहाँ से वो 2-3 यूनिट मेरी वहाँ से कवर हुई। और एक ये बुक मैंने ऑनलाइन देखी थी केवीएस मदान की, तो यहाँ से जो टॉपिक्स हैं जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, हायर एजुकेशन है, इंडियन लॉजिक है, यहाँ से मैंने इसको कवर किया था। लेकिन जैसे मैंने बोला कि मेरे पास टाइम कम था, तो मैं पूरी बुक नहीं पढ़ता था। मैंने 2-3 साल के पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए, मैंने ये समझा कि क्वेश्चंस आते कैसे हैं, उस हिसाब से मैंने इस बुक से क्वेश्चंस कवर किए। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मेरे को लगा कि इसमें से ज़्यादा रिपीट होते हैं ये सारे टॉपिक्स हायर एजुकेशन में, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह, कमीशंस वगैरह हैं, कमिटीज़ वगैरह हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड में जो क्रोनोलॉजिकली हम पूछते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड में जो कंसेप्ट आते हैं, जो रिपीट ज़्यादा होते थे, मैंने उन्हीं टॉपिक्स पे फोकस किया। और ये भी बताना चाहूँगा कि रिसर्च और टीचिंग एप्टीट्यूड, ये टॉपिक ऐसे हैं जो हम जितना भी पढ़ लें, लेकिन जो नेट में क्वेश्चन आते हैं वो हमारा जो जब हम एग्ज़ाम देते हैं उस टाइम पे जो हमारी इंस्टिंक्ट होती है, जो हमारा लगता है कि ये आंसर सही होना चाहिए, उस हिसाब से मैंने जितने भी पीवाईक्यू लगाए हैं, तो उस हिसाब से मेरे से क्वेश्चन अच्छे से कवर हो जाते थे, मैं करेक्ट आंसर देता था। तो ये केवीएस मदान बुक से मैंने कवर किया है फर्स्ट पेपर। मोहित, मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू सॉल्व करते थे? तो अगर करते थे क्या क्या सोर्सेज थे उसके, और सर कितने टाइम के आपने पीवाईक्यू अगर सॉल्व किए, लाइक मॉ- 5 ईयर, 10 ईयर, कितना, कुछ थोड़ा सा हमें बताइए। सर मैं बताना चाहूँगा कि पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी, अगर हम पेपर या एग्जामिनेशन की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो हमें सिलेबस, और सिलेबस के बाद पढ़ने से पहले ही मेरी ये अप्रोच थी, मैं पीवाईक्यू लगाता था। तो नेट पे भी मैंने कम से कम पढ़ने से पहले तो 1-2-3 साल के लगभग मैंने पीवाईक्यू लगाए, भले ही मेरे क्वेश्चन आंसर गलत होते थे, लेकिन इससे क्या होता है, हमारे एक दिमाग में पैटर्न हमारा फिक्स हो जाता है कि इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं।
फिर प्रिपरेशन मैंने कर ली थी, तो उसके बाद लगभग 5-6 साल के मैंने PYQ लगाए थे। कुछ क्वेश्चन रिपीट्स भी होते हैं हमारे एग्जाम में, नेट के एग्जाम में 2-3, जैसे अभी मैं देखूंगा जो मैंने दिया था उसमें मेरे को लगा कि 2 क्वेश्चन रिपीट हुए थे एग्जैक्टली वैसे ही। तो लगभग 5 साल के आपको PYQ लगाने चाहिए, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों के। तो मैंने, ये एक बुक आती है PYQ की, तो वो मैंने परचेज की थी, आर गुप्ता करके है। तो इसके ये PYQ मैंने सॉल्व किए थे थोड़े टाइम के लिए। जी मोहित, मोहित एक और चीज़ जी आप बताइए हमारे एस्पिरेंट्स को, लाइक कि जी आप कैसे पढ़ते थे, लाइक टिप्स थोड़ा दे सकते हो कि नोट्स बनाते थे, रिवीजन कितना करते थे, जी ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। जी सर, इसमें ये है कि अगर आप बिगनिंग कर रहे हैं किसी भी पेपर की, तो सबसे पहले तो आपके पास उसका सिलेबस होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि सॉफ्ट कॉपी में, जैसे मेरे पास अभी भी मेरे पास ये नेट का सिलेबस रखा है, हार्ड कॉपी में आपके पास यूनिट वाइज पूरा पेपर होना, सिलेबस होना चाहिए, उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए पहले सिलेबस को। सिलेबस के बाद कोई भी बुक या नोट्स पढ़ने से पहले आपको उसके PYQ लगाने चाहिए, क्योंकि हर एग्ज़ाम का पूछने का पैटर्न अलग होता है। तो उस एग्ज़ाम के पैटर्न को समझना चाहिए कि अगर सिलेबस दिया भी है तो उसमें से पूछते क्या है, वो कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, फैक्चुअल है, कंसेप्चुअल है, रिपीटेटिव हैं, क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन है। तो ये मैंने ये देखा नेट में। तो अगर मैं बात करूँ, यूपीएससी में प्रिपरेशन कर रहा था, तो कॉम्प्रिहेंसिव या फिर हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते हैं उसमें, लेकिन नेट में फैक्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं। तो उस हिसाब से हमें पढ़ाई फिर चालू करनी चाहिए। पहले सिलेबस देखिए, फिर क्वेश्चन देखिए, फिर आप जब पढ़ने बैठेंगे तो आपका दिमाग उसी तरीके से क्वेश्चन बनाने लगेगा जो आप पहले से आपने PYQ देखें। तो फिर पढ़िए आप। रिवीजन की बात करूँ तो ऑफ कोर्स रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, रिवीजन करना। कि क्योंकि हम अगर 1-2 बार चीज़ पढ़ते हैं तो कभी नहीं आएगा वो हमारे दिमाग में, रिवीजन करना चाहिए। अगर आपके पास पहले से नोट्स हैं तो ठीक है, लेकिन जैसे मैंने बोला कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट का मैंने आपकी वीडियो से कवर किया था, तो ये सारे मैंने नोट्स, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए थे। अलग अलग थिंकर के हैं, अलग अलग नोट्स बनाए हुए थे। तो अगर हम हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं खुद से, तो ये रिवीजन करने में बहुत, जो लास्ट मोमेंट में रिवीजन करते हैं, बहुत काम आता है। तो रिवीजन करना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट की बात है तो मैंने जैसे बताया, मैंने यूनिट वाइज कवर करता था। तो जो स्ट्रॉन्ग यूनिट्स हैं उन्हें पीछे रख के पहले अपनी वीक यूनिट्स कवर करें, और प्रॉपर रिवीजन करें तो बिल्कुल हो सकता कुछ और बता सकते हो एग्ज़ाम वाले दिन जो एक्सपीरियंस रहता है, तब उसमें क्या क्या है। चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए स्टूडेंट्स को। जी सर, एग्ज़ाम जैसे मेरा मॉर्निंग की शिफ्ट थी मेरा एग्ज़ाम का। तो जो मेरे जैसे बच्चे हैं जो रात में पढ़ते हैं और सुबह जल्दी नहीं उठते, तो मैं ये बोलना चाहूँगा, अगर आप भी ऐसे हैं तो कम से कम एक हफ्ते पहले सुबह उठने की आदत डालिए, जिससे क्या होता है, मॉर्निंग की अगर आपकी शिफ्ट आती है तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। एग्जाम डे के दिन बात करें तो रिलैक्स रहना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि करीबन वेन्यू पे आपको करीबन 1-1.5 घंटे पहले पहुंचना चाहिए। तो जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो भी आपके जो प्रोसीजर होता है वो कंप्लीट करके, कम से कम आप हाफ एन आवर पहले आप कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठिए। और क्योंकि ये ऑनलाइन एग्ज़ाम है और अभी तक मैंने ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं दिया था, तो उसकी भी मेरे को प्रैक्टिस की थी मैंने थोड़ी, 1-2 मॉक टेस्ट दिए थे एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले। उसके बाद मैं थोड़ी जल्दी जाके बैठा था। और अपना जो कंप्यूटर स्क्रीन होता है उस पर आप फोकस रखिए, जो इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए रहते हैं वो पढ़ लिए, तो उससे क्या है, एक आपका माइंड सेटअप होता है। और वेन्यू में जाने से ये होता है कि हमारा माइंड एक कंफर्टेबल हो जाता है उस जोन में जाके, एग्ज़ाम के जोन में जाके हम कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो जब एग्ज़ाम स्टार्ट होता है तो हमें नर्वसनेस नहीं होती, हमें ऑड नहीं लगता है उसकी वजह से। और दूसरा ये है कि अब जैसे ही एग्ज़ाम आया तो मेरी स्ट्रेटजी ये थी कि मैं सेकंड पेपर में ज़्यादा कंफर्टेबल था, तो मैंने सेकंड पेपर से स्टार्ट किया था एग्ज़ाम देना। तो जो भी सेकंड पेपर मैंने दिया, तो मेरे लगभग क्वेश्चन शुरुआत में थोड़े गलत हुए थे, लेकिन मेरे को लगा था ये गलत हैं, मेरे को आ नहीं रहे थे कुछ क्वेश्चन। तो पर घबराना नहीं चाहिए उन चीज़ों से, क्योंकि शुरुआत के क्वेश्चन गलत होते से आपके आगे जाके क्वेश्चन सही हो सकते हैं। तो मैंने पहले सेकंड पेपर कंप्लीट किया अपना, सारे क्वेश्चंस कंप्लीट किए। फिर फर्स्ट पेपर की बात करूं तो मैं डेटा इंटरप्रिटेशन या मैथ्स और रीजनिंग में कंफर्टेबल नहीं था, तो मुझे उसमें ज़्यादा टाइम लगता था। और उसके बाद भी ये लगता था ये शायद आंसर गलत होगा, तो मैंने उन्हें बाद में किया। पहले मैंने कॉम्प्रिहेंशन, टीचिंग एप्टीट्यूड, एनवायरनमेंट और रिसर्च एप्टीट्यूड सॉल्व किया। उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन के सॉल्व किए।
तो जिस भी चीज़ में आप कंफर्टेबल हो उसको सबसे पहले आप कीजिए, तो उस एग्ज़ाम हॉल में आपको कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ मेरे ये क्वेश्चन सही है, तो आगे जाके क्वेश्चन भी सही होंगे। और एक मोटिवेशन मिलता है और अच्छा जाता है आपका एग्ज़ाम। जी मोहित, लास्ट में आप कोई जी मैसेज देना चाहते हैं एस्पिरेंट्स को, फिर हम इंटरव्यू क्लोज करते हैं। सर, मैसेज यही है कि अपने गोल पे फोकस रहिए और मोटिवेटेड रहिए। मैं बात करूं, अगर मैं सबसे बड़ा क्रेडिट अभी की जर्नी में जो भी है, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में जीआरएफ भी निकला है, तो मैं अपनी फैमिली को देना चाहूँगा। मेरी फैमिली में मदर है, मेरी भैया हैं। माय माय डैड एक्सपायर्ड व्हेन आई वाज 20, बट उनने जो मुझे एडवाइस दी है यूपीएससी या फिर उसके बाद भी, उनका जो प्लान भी था यही जीआरएफ या नेट वगैरह का था, प्रोफेसर बनने का। तो वो मैं फॉलो करते आ रहा हूँ। तो अब बच्चों को ये लगता है कि अ, हम अगर पेरेंट्स या उनके सिबलिंग्स या फिर फ्रेंड उस फील्ड में नहीं है तो वो एडवाइस नहीं दे पाएंगे, ये गलत बात है। किसी भी फील्ड में हो अपने बड़े लोगों से एडवाइस लेनी चाहिए, उससे आप मोटिवेटेड रहते हैं और आपके लिए वो हमेशा सही एडवाइस देंगे। नेट का एग्ज़ाम दे के आया था, उसके बाद में मैं कम कॉन्फिडेंट था, लेकिन मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया और कॉन्फिडेंट मेरे को मैं वहीं से हुआ था। और मोटिवेटेड रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्वेश्चंस लगाते रहेंगे और आपके क्वेश्चन सही होंगे, तो आप अपने आप मोटिवेट हो जाएंगे। और होगा कभी ना कभी तो आपका होगा। सबका होता है, मेरा भी हुआ है फर्स्ट अटेम्प्ट में, सबका हो सकता है। बस यही कहना चाहूँगा सर। जी मोहित, थैंक यू सो मच हमें चैनल पे आने के लिए जी और इंटरव्यू देने के लिए। और उम्मीद जी सर। करता हूँ स्टूडेंट्स बहुत कुछ सीखेंगे आपसे, ठीक है। आपने वाइड रिसोर्सेज थैंक बताए, यू सर। आपके जो टाइम जी मैनेजमेंट को लेकर एडवाइसेस से कैसे जी चीज़ें की, और यूपीएससी के साथ कैसे सारी चीज़ें मैनेज की। बहुत ही बढ़िया टिप्स थी। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मोहित। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।